गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज जागलान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने भारत की जलवायु को पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारत की मृदा है। तो आज हम भारत की मृदा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मृदा होती क्या है। मृदा क्या होती है आप बताओ। मृदा होती है भू सतह पर स्थित असंगठित पदार्थ। भू सतह पर स्थित असंगठित पदार्थ जो होते हैं वो आपकी मृदा होती है। इस असंगठित का मतलब होता है जो अलग अलग होते हैं, जो आपस में चिपके हुए नहीं होते, इसको हम मृदा कहते हैं। जब ये कण आपस में चिपक जाते हैं तो ये चट्टान बन जाती है। आपने ये भी सुना होगा, खनिजों का संगठित रूप जो होता है वो चट्टान होती है और खनिजों का असंगठित रूप जो होता है वो मृदा होती है। यदि हम बात करें मृदा शब्द की, तो मृदा शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के सोलम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। सोलम शब्द जो है इसका अर्थ होता है फर्श। फर्श यानी किसी भी चीज की सतह। तो यहां हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि मृदा जो होती है वो हमारी भू सतह का फर्श है, भू सतह के ऊपर स्थित असंगठित पदार्थों का आवरण है, ये मिट्टी होती है। आप ये भी कह सकते हो कि भूपृष्ठ की ऊपरी सतह को ढकने वाले ढीले ढाले पदार्थ मिट्टी कहलाते हैं। ये भी वही बात है, हमने ऊपर वाली लाइन में थोड़ा सा शुद्ध देख लिया था। अब हमने आम भाषा में देखा कि मृदा होती क्या है। तो आपने एक चीज को समझा कि भूपृष्ठ की ऊपरी सतह को ढकने वाले ढीले ढाले, यानी जो चट्टानों के टूटने से जो आपके जो कण बने हैं, उन कणों को आप क्या कहोगे? उन कणों को आप मिट्टी कहोगे। मिट्टी जो होती है वो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज होता है, महत्वपूर्ण खनिज होता है या महत्वपूर्ण संसाधन होता है। हम ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण संसाधन होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मिट्टी के बिना कृषि असंभव है। कृषि जो होती है वो मिट्टी में ही होती है। और हमारे देश में तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 2/3 जनसंख्या यानी कि 66% के आसपास, हम सीधा कहें तो 66% जनसंख्या से लेकर 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में जुटी हुई है। और इसीलिए भारत में मिट्टी का महत्व और बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करें तो मृदा बनती कैसे है। तो आप देखोगे कि मृदा कैसे बनती है। मृदा चट्टानों के विखंडन का मतलब होता है भौतिक रूप से कोई चीज टूट जाए। जैसे कोई पत्थर गुड़ के नीचे आ रहा है और आपस में टकराने से टूट जाए, छोटे कणों में बदल जाए, तो उसको विखंडन कहते हैं। और एक होता है विघटन। विघटन जो शब्द होता है इसका मतलब होता है रासायनिक दृष्टि से किसी पदार्थ का टूटना, किसी चट्टान का टूटना। जैसे लोहे के जंग लगने से उसको छोटे छोटे कणों में बदलना, वो विघटन कहलाता है। मृदा चट्टानों के विघटन और वनस्पति व जीव जंतुओं के
गलने सड़ने से बनती है, गलने सड़ने से बनती है। आपने इस सेंटेंस में देखा कि मृदा बनती कैसे है, तो मिट्टी चट्टानों के विखंडन यानी चट्टान टूटेंगी उससे, विघटन रासायनिक दृष्टि से टूटेंगी उससे, और उसके अंदर क्या मिल जाएगी, वनस्पति यानी कि आपके पेड़ पौधों के अवशेष मिल जाएंगे, और जीव जंतुओं के अवशेष मिलने से और उसके गलने सड़ने से क्या बनती है, मृदा बनती। गलने सड़ने का मतलब है मान लो जीव जंतु है, उसकी हड्डियां हैं, वो सीधी हड्डियां ही पड़ी है तो वो मृदा नहीं है। वो हड्डियां किस में मिल गई, गल सड़ के बारीक कणों में बदल गई तो वो क्या बनेगी, मृदा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, चट्टान जो होती हैं वो मृदा में अपक्षय के द्वारा बदलती हैं। किसके द्वारा बदलती हैं, अपक्षय के द्वारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मृदा निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो आप सीधा बताओगे मृदा निर्माण में सर्वाधिक योगदान जो होता है वो अपक्षय का होता है। अब सवाल होता है कि साहब अपक्षय होता क्या है, अपक्षय क्या है, तो आप समझे अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पर, चट्टानों का अपने ही स्थान पर, चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। यानी कोई भी चट्टान अपने स्थान पे रखी रखी ही छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उस क्रिया को हम अपक्षय कहेंगे। अपक्षय एक क्रिया है, अपक्षय एक क्रिया है। आप ऐसे समझें जैसे ये कोई चट्टान है, ये चट्टान है और ये चट्टान दिन में सूर्य के प्रकाश से गर्म हो गई, इसका तापमान हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही रात्रि हुई तो ये ठंडी हो गई और इसका तापमान हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। ऐसा राजस्थान में सामान्यतः होता भी है। इस अत्यधिक तापांतर के कारण, इस अत्यधिक तापांतर के कारण होगा क्या, उस बात को आप देखो। इस तापांतर के कारण चट्टानें दिन में फैलेंगी यानी फैलती हैं, और जैसे रात होगी तो ठंडी होके क्या करेंगी, सिकुड़ेंगी। अब आप इसको समझें, जैसे ये चट्टान है, ये दिन में ऐसे फैली और रात्रि में ठंडी होकर सिकुड़ी, अगले दिन फिर फैली, अगले दिन फिर सिकुड़ी, अगले दिन फिर फैली, अगले दिन फिर सिकुड़ी, तो हर रोज चट्टान फैलेगी सिकुड़ेगी, फैलेगी सिकुड़ेगी, फैलेगी सिकुड़ेगी, तो ये ढीली हो जाएगी, ढीली। आप इसको सीधी ऐसे कह सकते हो कि क्या हो जाएगी, ढीली। और ढीली होने से इसमें दरार पड़ जाएंगी, ऐसे दरार, और दरार पड़ने से क्या होगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिर जाएंगे। जैसे छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिर गए, अब क्या होगा, ये छोटा सा टुकड़ा भी हर रोज गर्म होगा, हर रोज ठंडा होगा, तो ये भी क्या करेगा, धीरे धीरे और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। अब ये छोटे छोटे टुकड़े भी हर रोज फैलेंगे सिकुड़ेंगे तो और छोटे छोटे हो जाएंगे। इस प्रकार धीरे धीरे आपकी चट्टान जो है वो बारीक कणों में बदल जाएगी, और इस बारीक कणों को आप क्या कहते हो, मृदा या मिट्टी। मैं जो अभी आपको बता रहा था वो तापीय अपक्षय था, यानी कि ये तापमान के कारण चट्टानें टूट रही थी, इसलिए इसको तापीय अपक्षय कहते हैं। कुछ रासायनिक अपक्षय भी होते हैं, जैसे लोहे के जंग लगना, या जैसे कोई भी चट्टान है वो जब पानी के संपर्क में आएगी तो वो फैल जाएगी, फूल जाएगी, और फिर जब वो पानी निकल जाएगा तो वापस सिकुड़ेगी, उससे भी टूटती है। तो इस प्रकार चट्टानों में अपक्षय की क्रिया होती है, और इस अपक्षय की क्रिया से क्या बनती है, मृदा या मिट्टी बनती है। तो आप आराम से समझ सकते हो मृदा क्या होती है, भूस्तर पर स्थित असंगठित पदार्थ जो होते हैं वो मिट्टी कहलाती है। मृदा लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है फर्श। भूपृष्ठ की ऊपरी सतह को ढकने वाले ढीले डाले पदार्थ मिट्टी कहलाते हैं। मिट्टी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे देश में तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे देश की लगभग 60 से 70% जनसंख्या कृषि करती है, और इसलिए हमारे देश में मृदा का महत्व और बढ़ जाता है।
फिर मैंने आपको बहुत अच्छी शब्दों में ये बात बताई कि मृदा चट्टानों के विखंडन, विखंडन होता है भौतिक दृष्टि से टूटना, विघटन रासायनिक दृष्टि से टूटना, वनस्पति और जीव जंतुओं के गलने सड़ने से आपकी क्या बनती है, मृदा बनती है। मृदा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान, मृदा निर्माण में सर्वाधिक योगदान अपक्षय का होता है। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो उच्चावच होती है, मूल चट्टान होती है, जलवायु होती है, वनस्पति होती है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मृदा के निर्माण, यानी मृदा बनती किससे है, तो मृदा के निर्माण में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो अपक्षय का होता है। किसका होता है, अपक्षय का होता है। क्लियर है। इसके बाद आप देखें, इसके बाद हमारी बात आती है कि मृदा के घटक, मृदा किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। मृदा के घटक, घटक का मतलब पार्ट्स ऑफ सोइल, पार्ट्स ऑफ सोइल। मृदा किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, सबसे ज्यादा मृदा में खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। और उसके बाद 2 नंबर पे मात्रा की बात करें तो मृदा में वायु होती है, 3 नंबर जल होता है और 4 नंबर ह्यूमस होती है, ह्यूमस, जिसको आप कार्बनिक पदार्थ भी कह सकते हो। किसी भी मृदा में लगभग की बात करें तो 40 से 50% तक खनिज पदार्थ होते हैं और 25% मृदा में वायु होती है, 25% जल होता है और 5 से 10% तक क्या हो जाता है, ह्यूमस। अब आप सोचोगे सर 50 तो ये हो गया, 50 ये हो गया, तो लेकिन ये मैंने 40 से 50 लिखा ना, जब 40 होगा तो ये 10 हो जाएगा, 45 होगा तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार इन सब से मिलकर क्या बनती है, मिट्टी। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि मृदा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक क्या है, खनिज पदार्थ। और मैं ये भी बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो खनिज का योगदान होता है वो क्वार्टर्ज का होता है। क्वार्टरजाइट रूपांतरित चट्टान होती है और क्वार्टर्ज जो होता है वो खनिज होता है और क्वार्टर्ज खनिज का मृदा निर्माण में सर्वाधिक योगदान होता है। इसकी मैं विस्तार से आपको फिर से चर्चा करके दोबारा बात बताऊंगा इसी क्लास में आगे। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपके मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आप इस बात को थोड़ा समझें। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा कारक आता है वो क्या आता है, सबसे पहला कारक होता है उच्चावच। उच्चावच, आप लोग उच्चावच को जानते हो। उच्चावच का मतलब होता है जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये सब उच्चावच होते हैं। और उच्चावच का कैसे योगदान होता है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे पर्वतों पे जो है, पर्वतों पे मिट्टी अलग प्रकार की बनेगी, मैदान पे अलग प्रकार की बनेगी, क्योंकि पर्वत पे कोई भी मिट्टी लंबे समय तक वहां नहीं रह सकती, मैदान में लंबे समय तक रहती। तो परिपक्व और अपरिपक्व मृदा इसी से बनती है। तो उच्चावच मृदा के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान देता है। इसके बाद आप देखें, इसके बाद जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कारक दूसरा होता है वो क्या होता है, वो होता है मूल चट्टान। अब आप इस बात को तो बिल्कुल समझते हो, मूल चट्टान का मतलब होता है जिस चट्टान से मृदा बनी है। अब आप बताओ, इस चट्टान में जो खनिज होंगे, इस चट्टान में यदि लोहा होगा तो मृदा में लोहा होगा, इस चट्टान में एल्युमिनियम होगा तो मृदा में एल्युमिनियम होगा, इसमें मैग्नीशियम होगा तो इसमें मैग्नीशियम होगा, इसमें नाइट्रोजन होगी तो नाइट्रोजन भी होगी। यानी कि वास्तविकता में मूल चट्टान जो है वही मृदा को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि जिससे जो चीज बनेगी वही तो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। तो ये चट्टान बन ही किससे रही है, मृदा बन ही किससे रही है, चट्टान से। तो 2 नंबर सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है क्या, मूल चट्टान। 3 नंबर किसी भी स्थान की जलवायु। जलवायु में आप समझ सकते हो, जलवायु यदि उष्ण है,
वर्षा कम होती है तो आपकी बालू रेत बनेगी। यदि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, हर साल बाढ़ आती है, तो वहाँ चिक्का मिट्टी बनेगी। आप समझते हो जलवायु भी मूल चट्टान के बाद 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, उच्चाउच करता है। मैंने क्रम में लिखा है इनको। 3 नंबर पे आपकी जलवायु थी, 4 नंबर पे वनस्पति। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, वनस्पति किसी भी मृदा में ह्यूमस की मात्रा निर्धारित करती है और यही ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो आप समझें, जिसमें जितनी मिट्टी में वनस्पति होगी उसमें ह्यूमस उतनी ही ज़्यादा होगी और मिट्टी उतनी ही उपजाऊ होगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हम कई बार गंवार को खेत में बान में काट देते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, मिट्टी में मिला देते हैं तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ऐसे ही आपने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कई बार हम खेत में लकड़ियों का ढेर लगाते हैं जिसको हम सामान्य लोकल लैंग्वेज में मरीड़ा कहते हैं। तो ये जैसे आपका मरीड़ा लग गया, जिस दिन आप इसको उठाओगे तो इसके नीचे मिट्टी में बहुत सारी वनस्पति लकड़ी मिली रह जाएंगी। आप देखना, जब बाजरा बोते हैं तो यहाँ से ट्रैक्टर निकलेगा तो इसमें से गर्मी निकलेगी, वही गर्मी तो हुमस होती है। और फिर आप देखना, जब यहाँ बाजरा उगेगा तो वो बहुत काला और बहुत बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या ज्यादा हो गई, वनस्पति। और वनस्पति क्या बनाती है, हुमस। और हुमस मिट्टी को क्या बनाती है, उपजाऊ। ये आपकी बात थी। इसके बाद 5 नंबर पे मिट्टी को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करते हैं, जीव जंतु। जीव जंतु में आप ऐसे समझ सकते हो कि सूक्ष्म जो जीव जंतु होते हैं वही तो इस वनस्पति को अवशिष्ट पदार्थों में तब्दील करते हैं, वही तो इस वनस्पति को मिट्टी में मिलाते हैं। तो जीव जंतुओं का भी बड़ा योगदान होता है। और 6 नंबर, समय। समय कैसे प्रभावित करता है कि कोई मिट्टी कितनी पुरानी है, कितने समय से बनी हुई है, ये भी मिट्टी को, नवीन मिट्टी, प्राचीन मिट्टी, ये मिट्टी का समय निर्धारित करता है कि वो कब बनी है। और 7 नंबर पे मानवीय क्रियाएं। वर्तमान में मानवीय क्रियाएं हर किसी को प्रभावित करती हैं। तो आपको वैसे ये पॉइंट सिर्फ लिखने हैं, पॉइंट। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उच्चावच, मूल चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, समय और मानवीय क्रियाएं। सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, मूल चट्टान, और 2 नंबर पे जलवायु। ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। अब हम बात करें मृदा की। तो आपने कभी मृदा की संरचना को देखा है क्या? नहीं देखा है तो अभी देखो। जैसे ये आपकी धरातल है, इसमें सबसे पहले ये मूल चट्टान होती है। मूल चट्टान मतलब ये एकदम आपकी एक होती है, आपस में चिपकी होती है, इसमें कोई अलग अलग कण नहीं होते, मूल चट्टान होती है। जैसे आप मिट्टी को ऊपर से ऐसे हटा दोगी तो नीचे जो चिपकी हुई चट्टान होती है वो ये मूल चट्टान होती है। इसके ऊपर कुछ मात्रा में जैसे कंकड़ पत्थर होते हैं जो ऐसे टूटे होते हैं, मतलब ब्लॉक्स टाइप होते हैं ऐसे टूटे हुए, और ये होती है। इसके ऊपर आपकी ये मृदा होती है। मिट्टी जो होती है उसमें 3 स्तर होते हैं, इनको हम कहते हैं संस्तर। क्या कहते हैं, संस्तर। क्या कहते हैं भी, संस्तर। तो मिट्टी में 3 संस्तर होते हैं। ये आपका कै संस्तर, ये आपका खे संस्तर और ये आपका गै संस्तर, यानी कि कै पार्ट, खे पार्ट और गै पार्ट। अब आप देखो, कै पार्ट जो होता है इसकी क्या खास बात होती है, यह सबसे उपजाऊ होता है। उपजाऊ होता है तो आपको पता ही है जो मिट्टी है वास्तव में वो यही तो है। जब वनस्पति उगेगी तो उसकी जड़ें इसी में तो जाएंगी, यहीं से तो खनिज प्राप्त करेंगे। ये वनस्पति उगी तो इसकी जड़ें यहीं तो जाएंगी। तो वास्तव में ये मिट्टी का सबसे उपजाऊ भाग है, बिल्कुल, और सबसे ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग है। और जहां पौधों के लिए क्या क्या मिलते हैं, पौधों के लिए जरूरी पदार्थ, जैव पदार्थ, खनिज, पोषक तत्व व जल, याद रखें जल भी इसी में मिलता है। इस परत में, कौन सी परत में, कै संस्तर में।
कै संस्तर में क्या क्या मिलता है? सबसे उपजाऊ है, सबसे ऊपरी भाग है। जैव पदार्थ, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व व जल इसी में मिलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पौधों की जड़ें इसी भाग में होती हैं। आपसे पूछा जाएगा पौधों की जड़ें किस भाग में होती? पौधों का मतलब फसल, घास फूस। ओके, जैसे जाटी होती है अपनी खेजड़ी, उसकी जड़ें तो बहुत गहराई तक होती हैं, लेकिन उसको भी पोषक तत्व यहीं से मिलते हैं। ये बात याद रखें, पोषक तत्व यहीं से मिलते हैं। तो पौधों की जड़ें जो होती हैं वो इसी भाग में होती हैं। क्या होती हैं? पौधों की जड़ें इसी भाग में होती हैं। इसको क्या कहते हैं? ऊपरी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं भी? ऊपरी मृदा, यानी इसको टॉप सॉइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉप सॉइल। तो आपने देखा मृदा का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो सबसे उपजाऊ होता है। इसमें जैव पदार्थ, खनिज, पोषक तत्व व जल पाए जाते हैं। पौधों की जड़ें इसी भाग में होती हैं और ऊपरी मृदा को टॉप सॉइल कहते हैं। इसके बाद आपका ये आ गया खैसन स्तर। क्या आ गया? खैसन स्तर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये आपका खैसन स्तर आ गया। खैसन स्तर। खे की क्या खास बात है? तो आप देखें खे में क्या होता है। पहली बात, कै व गै के मध्य संक्रमण परत। संक्रमण परत का मतलब होता है इसमें मिट्टी भी होती है, और इसमें मूल चट्टान भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। तो ये एक संक्रमित भाग है और इसमें कुछ मात्रा में क्या पाए जाते हैं? जैव पदार्थ। जैव मतलब जीव जंतु, वनस्पति, जैव पदार्थ व खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको अधोमृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोमृदा भी कहते हैं, यानी कि आप इंग्लिश में बोलो तो सब सॉइल। क्या कहते हैं? सब सॉइल भी कहते हैं। ओके, कै और ख दोनों समझ में है। इसके बाद ये आपका जो संस्तर है ये क्या है? गै संस्तर। गै में क्या खास बात होती है? ढीली मूल चट्टान होती है। चट्टान तो होती है लेकिन वो यहां ढीली हो चुकी होती है, ढीली मूल चट्टान होती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात सुने, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है। मतलब सबसे पहले कोई भी चट्टान जो है वो ऐसे थोड़ी बहुत ढीली होगी, और थोड़ी बहुत ढीली होगी उसी को गैस संस्तर कहते हैं। इससे कौन बनता है? ख। और ख से कौन बनता है? कै। सबसे बाद में बनता कौन है? कै। अरे सारे गै से ही तो बन रहे हैं। अब क्या होता है, इसमें आपको 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मृदा का सबसे उपजाऊ भाग कौन सा होता है? कै संस्तर। पौधों की जड़ें कौन से संस्तर में होती हैं? कै में। टॉप सोइल किसको कहते हैं? कै संस्तर को। सब सोइल किसको कहते हैं? कै संस्तर को। और मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था में कौन सा संस्तर बनता है? गै। ये आपकी बात होती है। इसके बाद आप देखोगे तो इस संस्तर के नीचे क्या होता है? इस संस्तर के नीचे आधार चट्टान होती है। आधार चट्टान। तो कुछ किताबों में इसको 4 नंबर कै ख गै संस्तर लिख देते हैं, जो वास्तविकता नहीं, क्योंकि तो मूल ही चट्टान है, तो ये संस्तर नहीं होता है। अब देखो इस व्यवस्था को भूगोल में क्या कहते हैं? परिच्छेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? परिच्छेदिका कहते हैं। ये आपकी क्या होती है? परिच्छेदिका होती है। अब आप समझे, ये जो आधार चट्टान है ये क्या क्या देती है? ये गै ख कै को क्या देती है? तो ये सबसे पहले क्या देती है? खनिज। क्योंकि जो मिट्टी में खनिज हैं वो तो आधार सेल में ही होते हैं। तो आधार सेल मृदा को खनिज व पोषक तत्व प्रदान करती है। क्या करती है? पोषक तत्व प्रदान करती है। मैं आपको ही बता रहा हूं कि ये मूल चट्टान है, जो आपने ऊपर मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में भी पढ़ा है। ये मूल चट्टान मृदा को खनिज देगी, वह पोषक तत्व देगी। और फिर मृदा को देखो, जलवायु जो है, जलवायु क्या करेगी? जलवायु मिट्टी के निर्माण में रासायनिक
तथा सूक्ष्म क्रियाएं निर्धारित करती है। सूक्ष्म क्रियाएं निर्धारित करती है। आप इसको समझें कैसे करती है भाई। जलवायु मान लो शुष्क है तो वह रासायनिक क्रिया नहीं होगी, वह भौतिक क्रियाएं होंगी। जलवायु आर्द्र है, कितनी वर्षा होती है, ह्यूमिडिटी कितनी रहती है, टेम्परेचर कितना रहता है, यही तो वहां की रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करेगा। लेकिन यहां मोटे तौर पे आपको यही समझना था कि मिट्टी में 3 संस्तर होते हैं, कै, ख, ग। कै सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें जैव पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वह जल होता है। पौधों की जड़ें इसी भाग में होती हैं और ये मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है। ख संस्तर जो होता है वो कै और गै के मध्य संक्रमित होता है। कुछ मात्रा में इसमें जैव पदार्थ व खनिज पदार्थ होते हैं, इसको अधो मृदा भी कहते हैं। और गै संस्तर जो होता है वो ढीली मूल चट्टान होती है जो मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो, ओके। उसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ओके ओके। अब हम बात करेंगे वनस्पति क्या काम करती है। वनस्पति, जो मृदा में वनस्पति होती है वो क्या काम करती है। तो आप समझ गए, पहले भी मैंने आपको क्लियर बताया है कि वनस्पति जो होती है वो क्या करती है, वो मृदा में ह्यूमस की मात्रा निर्धारित करती है। किस मृदा में कितनी ह्यूमस होगी ये उसमें उपस्थित वनस्पति की मात्रा से निर्धारित होगी। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि वनस्पति यानी पेड़ पौधे घास फूस मिट्टी में मिलाने से ह्यूमस बढ़ती है और ह्यूमस जो होती है वो क्या बनाती है, ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। उसके बाद देखो स्थानीय उच्चावच जो होती है वो मिट्टी में क्या काम करती है। स्थानीय उच्चावच का मतलब मिट्टी जो है वो पर्वत पे बनी है या पठार पे बनी है या मैदान पे बनी है, ये वाली बात। और स्थानीय उच्चावच जो होती है आपकी वो क्या करती है, देखें स्थानीय उच्चावच जलीय दशाओं के साथ मिलकर इसलिए क्योंकि जल उच्चावच के अकॉर्डिंग ही निर्भर करेगा। मैदान है तो बाढ़ आएगी, पर्वत है तो बाढ़ नहीं आएगी, है ना। ये सब दोनों मिलकर, स्थानीय उच्चावच और जलीय दशाएं दोनों मिलकर मिट्टी का पीएच मान निर्धारित करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है, वनस्पति। मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है, वनस्पति। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि साहब मिट्टी का पीएच मान किससे निर्धारित होता है, स्थानीय उच्चावच व जलीय दशाओं से। नहीं तो आप उत्तर जलवायु कर दोगे सीधा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। एक मिट्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां बात है कैल्सीकरण। कैल्सीकरण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कैल्सीकरण। आप इसको ऐसे समझो कि उत्तर पश्चिमी शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जो ये हमारे शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में क्या होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है। वाष्पीकरण का मतलब होता है मिट्टी में से पानी भाप बन के उड़ जाता है। और इस वाष्पीकरण से होता क्या है, इस वाष्पीकरण से होता है जैसे ये मिट्टी है, इस मिट्टी में जो पानी है वो पानी जब बाहर आएगा भाप बनने के लिए तो वो अपने साथ क्या ले आएगा, वो अपने साथ नमक लेके आएगा। नमक समझ गए, सोडियम क्लोराइड। और इसके साथ नमक आएगा बाहर और यहां आके पानी भाप बन के उड़ जाएगा और वो नमक यहीं रह जाएगा। क्या रह जाएगा, नमक यहीं रह जाएगा। कैल्शियम बोल सकते हो आप इसको, कैल्शियम यहीं रह जाएगा और इससे मिट्टी के ऊपर नमक की परत जम जाती है। इस प्रक्रिया को केशिका क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, केशिका क्रिया। क्या कहते हैं, केशिका क्रिया कहते हैं। तो आप समझे
मैं आपको दोबारा बताता हूं, जैसे हमारे हरियाणा पंजाब में जब हम किसी क्षेत्र में ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं तो ज़्यादा सिंचाई से पानी के साथ नमक ऊपर आ जाता है जब मिट्टी सूखती है तो, और वो नमक ऊपर आता है और पानी भाप बन के उड़ जाता है और वहाँ नमक की ऐसे परत जम जाती है। और इस नमक की परत जहाँ जमती है उस परत के जमने की क्रिया को क्या कहते हैं? कैल्सीकरण या केशिका क्रिया कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे प्राचीन काल में हम चिमनी बनाते थे। चिमनी आप जानते होंगे, कोई भी बोतल होती है उसमें एक कपड़े की बात डाल देते हैं, लो डाल देते हैं और ये हम जलाते थे तो इसमें जैसे तेल ऊपर आता था, ऐसे ही यहाँ से नमक ऊपर आता है और इसकी नमक ऊपर आने की क्रिया को क्या कहते हैं? केशिका क्रिया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि केशिका क्रिया कहाँ ज्यादा होती है? लवणीय मिट्टी में जहां अत्यधिक सिंचाई होती है। क्या होती है? लवणीय मिट्टी में जहां अत्यधिक सिंचाई होती है वहां केशिका क्रिया होती है। ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ये क्रिया होती है। इसके बाद मैं आपको अगली बात बताता हूं। कैल्सीकरण के बाद एक क्रिया और है हमारी इंपॉर्टेंट, उसको हम देखते हैं निक्सालन क्रिया। निक्सालन क्रिया, इसको आप इंग्लिश में कहोगे लीचिंग, LEACHING, लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? बहुत आराम से आप समझ सकते हो। लीचिंग का मतलब ये होता है जैसे ये मिट्टी है, ऐसा सिर्फ कहाँ होता है? उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध में भारी वर्षा से, जब उष्ण कटिबंध में भारी वर्षा होती है तो जल के साथ इस मिट्टी में से, जल के साथ इस मिट्टी में से चूना पत्थर व सिलिका बह जाते हैं। चूना पत्थर और सिलिका पानी के साथ बह जाते हैं, मतलब पानी में घुल के और पानी के साथ ही बह जाते हैं। जैसे पानी जाता है उसके साथ उस मिट्टी में जो चूना पत्थर था और जो सिलिका थी वो दोनों बह जाते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? निक्सालन क्रिया। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड राजस्थान में क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक निक्सालन की क्रिया कौन सी मिट्टी में होती है? सर्वाधिक निक्सालन की क्रिया लेटराइट मिट्टी में होती है और लेटराइट मिट्टी के बाद लाल मिट्टी में निक्सालन की क्रिया होती है। आपको पता है लाल मिट्टी में से भी खनिज बह जाते हैं, तो ये आपकी निक्सालन क्रिया थी। तो आपने देखा, आप यहां से कैल्सीकरण से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैल्सीकरण और निक्सालन की क्रिया क्या होती हैं, ये दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो। कैल्सीकरण और निक्सालन की क्रिया दोनों क्या होती हैं, कैसे होती हैं? आप पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका तब वो होता है जैसे ही मैं इस पैटर्न पे आता हूं तो आप लोग एयरफोन कान में लगा के फोन टेबल पे रख के और कॉपी और पेन लेके लिखना शुरू कर दिया करो, क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं इनमें लिखने का मैटर ज्यादा होता है। दूसरी बात, इसमें बारीकी की बातें होती हैं जो बोर्ड पे संभव नहीं होती। बोर्ड पे बहुत सारी चीजें अच्छे से नहीं दिखा पाते अपन, छोटी चीजें होती हैं तो वो दिख नहीं पाती। मोबाइल में जब ऑफलाइन क्लास होती है तो आपको दिख जाती है, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं होती। जैसे ये मिट्टी के कण वगैरह होते हैं ये इतने अच्छे नहीं दिख पाते, इसीलिए मैंने इस पैटर्न को चुना है मिट्टी के लिए। अगले टॉपिक में जैसे हम नदी पढ़ेंगे तो वापिस बोर्ड पे पढ़ेंगे, या आप ध्यान रखें। इसके बाद हमारा होता है मृदा का संगठन। एक बार मैं पुनः आपको, अभी मैंने बताया भी था, फिर से बता देता हूं। मृदा का संगठन, संगठन का मतलब होता है कि मृदा किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। तो आपको पता है सबसे प्रमुख जो होता है वो खनिज पदार्थ होता है। आप एक्यूरेट यदि लिखना चाहो तो लगभग 45% खनिज होते हैं। 2 नंबर पे आप इंपॉर्टेंट की बात करो तो ह्यूमस होती है। ह्यूमस को आप क्या कह सकते हो? कार्बनिक पदार्थ, यानी कि मिट्टी में मिले हुए वनस्पति के अवशेष वगैरह कार्बनिक पदार्थ। ये 5 से 10% होते हैं, क्योंकि ये कम ज्यादा होते रहते हैं। पीट मृदा में ज्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं। 3 नंबर पे मिट्टी में क्या होती है? वायु 25%। आपने देखा भी है जब
ये मिट्टी है मान लो, जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा बारिश का पानी जब अंदर जाता है तो अंदर से बुलबुला निकलता है। कभी आपने देखा है क्या मिट्टी से बुलबुला निकलता हुआ? जब हमारे पानी भरता है तो बुलबुले बाहर आते हैं। उस बुलबुले में क्या होती है? हवा। वो मिट्टी के अंदर होती है, जब पानी अंदर जाता है तो वो बाहर आ जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 50% योगदान तो किसका है? मिट्टी में जल और वायु का है। जल और वायु दोनों मिला के 50% होते हैं और 50% खनिज पदार्थ और ह्यूमस होते हैं। तो आप याद रखें, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब ये जो आपका कार्बनिक पदार्थ होता है, इसकी बात सुनिए। कार्बनिक पदार्थ की खास बात क्या है कि ये कम व अधिक होता है। बिल्कुल होता है साहब, किसी किसी मिट्टी में तो कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। आप देखोगे तो उष्ण कटिबंधीय मृदा जो होती है, यानी जहां तापमान ज्यादा होता है, वहां की मृदा में ह्यूमस कम होती है। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? कम होते हैं। और सबसे ज्यादा जो ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ होते हैं पीट मृदा में। किसमें होते हैं? पीट मृदा में। पीट मृदा में ह्यूमस या वनस्पति 100% तक भी हो सकती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट की पावर 100% है। आप याद रखें कि पीट मृदा में 100% तक क्या हो सकते हैं? वनस्पति के अवशेष हो सकते हैं, ह्यूमस हो सकती है, आप ये कह सकते हो कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं। ह्यूमस का निर्माण किससे होता है? इसी ह्यूमस की बात कर रहा हूं मैं। ह्यूमस का निर्माण पादप मतलब पेड़ पौधे व जीव जंतुओं से होता है। किससे होता है? जीव जंतुओं से। ह्यूमस का निर्माण पादप व जीव जंतुओं से होता है। और ये पादप और जीव जंतुओं से ह्यूमस का निर्माण करता कौन है? करता कौन है भी? कवच एवं जीवाणु। आप जानते हो कवच एवं जीवाणु क्या होते हैं? जो वनस्पति को बारीक करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। तो ये आपके मैंने ह्यूमस की बात बताई। देखो आप, ह्यूमस जो होती है वो कम व अधिक होती है। उष्ण कटिबंधीय मृदा में कम होती है, पीट मृदा में सर्वाधिक होती है। पादप व जीव जंतुओं से ह्यूमस बनती है। बनाता कौन है? कवच व जीवाणु जो होते हैं वो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। इसके बाद देखो, मिट्टी में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? खनिज। ये क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में। सर्वाधिक मात्रा आपके सामने है 45%। और इन खनिजों में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? क्वार्टर्ज का। सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी में कौन सा खनिज पाया जाता है? क्वार्टर्ज। मिट्टी में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? खनिज। और 2 नंबर पे वायु, 3 नंबर पे जल, क्योंकि जल कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। और 4 नंबर पे सबसे कम ह्यूमस। लेकिन ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। और आप ये भी देख सकते हो कि सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। खनिजों में क्वार्टर्ज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अब अगली बात करेंगे। मृदा में जो जल होता है, जल पानी जो मृदा में होता है वो 3 प्रकार का होता है। मृदा में उपस्थित जल, मृदा में उपस्थित जल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। आप इसको समझ सकते हैं, मृदा में उपस्थित जल 3 प्रकार का कौन कौन से प्रकार का होता है? सबसे पहले होता है आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा जल होता है? आर्द्रता ग्राही जल। 2 नंबर पे कौन सा होता है? कोशिका जल, कोशिका जल। और 3 नंबर पे होता है गुरुत्वाकर्षण जल। अभी बताऊंगा कैसे कैसे होता है ये। आप इसको ऐसे समझें, जैसे एक ये मिट्टी का कण है और इस मिट्टी के कण ने पानी को अपने अंदर समाहित कर लिया। पानी को अपने अंदर समाहित कर लिया मतलब ये मिट्टी का कण गीला हो गया और इसके अंदर पानी है, तो ये पानी कौन सा होगा? आर्द्रता ग्राही जल।
और जैसे ये एक कण, ये दूसरा कण, ये तीसरा कण, ये चौथा कण, इनके बीच में जो जगह है, इस जगह में जो पानी भरा होता है, इस जगह में जो पानी भरा होता है, पानी, अरे पेवर पानी, जहां पानी होता है वो पानी होता है, ऐसे ये पानी भरा होता है, इस पानी को क्या कहते हैं? कोशिका जल। और ग्रेविटी वाटर वो होता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल ने नीचे खींच लिया, और ये आपके पृथ्वी के अंदर कुओं में पाया जाता है, उस जल को कहते हैं, भूमिगत जल को कहते हैं। अब सवाल हो गया कि फसल जो हमारी कृषि फसल होती है, बाजरा, मूंग, मोठ, सरसों, गेहूं, ये जल के किस रूप को ग्रहण करते हैं, यानी कौन से पानी को ग्रहण करते हैं? तो आप याद रखें, फसलों में जो जल काम आता है, फसलों के काम आता है, वो जल कौन सा है? कोशिका जल। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन बन गया कि फसलें मृदा में उपस्थित कौन से जल को काम में लेती हैं? तो आप बताओगे कोशिका जल को काम में लेती हैं, जो कि कोशिकाओं के अंदर होता है। ऐसे पानी, जहां पानी भरा होता है वही होता है, इसके अंदर सीधी जड़ आएंगी और जड़ें सीधा पानी ग्रहण कर लेंगी। ये आपका क्या होता है? कोशिका जल। समझ में आया? जल कितने प्रकार का होता है, कैसे क्या होता है? मृदा में जल 3 प्रकार का होता है, आर्द्रता ग्राही जल, कोशिका जल और गुरुत्वाकर्षण जल। ओके, समझ में आ गई बात? अब देखते हैं। इसके बाद मैं आपको पानी की एक और बात बताऊंगा, उसको भी ध्यान से सुने। मृदा अभिक्रिया क्या होती है? मृदा अभिक्रिया मतलब मृदा कैसी अभिक्रिया करती है, किसके साथ? पानी के साथ। तो आपको पता है मृदा जो होती है उसकी अभिक्रिया के आधार पे मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक अम्लीय मिट्टी और एक आपकी अक्षारीय मिट्टी। कौन कौन सी मिट्टी होती है? एक अम्लीय मिट्टी और एक अक्षारीय मिट्टी। आपको पता भी होगा कि अम्लीय मृदा जो होती है उसका पीएच मान 7.0 से कम होता है और अक्षारीय मृदा का मान 7.0 से अधिक होता है। आपको पता होगा इस बात का, जिस मृदा में हाइड्रोजन के आयन अधिक होते हैं, वो मृदा आपकी अम्लीय मृदा होती है। और जिस मृदा में पोटेशियम और नाइट्रोजन की अधिकता होती है, वो आपकी मृदा कौन सी होती है? अक्षारीय मृदा। आपको ये साइंस का बहुत आंतरिक मामला होता है, इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि अम्लीय मृदा का पीएच मान 7.0 से कम और अक्षारीय का ज्यादा। आप ऐसे अम्लीय ऐसे शुरू होता है तो 7 से कम, अक्षय बाद में होता है तो 7 से अधिक। 7 सबको पता होता है। एक होता है उदासीन मृदा। कौन सी होती है? उदासीन मृदा, जिसको न तो हम अम्लीय मृदा कह सकते हैं और नहीं हम अक्षारीय मृदा कह सकते हैं। तो जिसका पीएच मान 7.0 होता है, वो जो मृदा होती है वो क्या होती है भाई? उदासीन मृदा। इसके बाद आप देखो, पौधों की वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पीएच मान, जो पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उचित है, वो पीएच मान कौन सा है? तो ये आपकी इंपॉर्टेंट की पावर 1000 है। वो पीएच मान होता है 6.0 से 7.5 के मध्य। यदि मृदा का पीएच मान 6.0 से 7.5 के मध्य है, तो उसमें फसलें ज्यादा वृद्धि करेंगी। फसलों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त जो पीएच मान है वो 6.0 से 7.5 के मध्य है। क्लियर बात है? अच्छे से समझ गए? जिस मृदा का पीएच मान 7.0 से कम होता है वो कौन सी मृदा होती है? अम्लीय मृदा होती है। और 7.0 से ज्यादा होता है वो कौन सी होती है? अक्षारीय होती है। फिर आपने देखा उदासीन मृदा कौन सी होती है? जिसकी पीएच मान 7.0 होता है। और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पीएच मान या कौन सा पीएच मान सबसे उपयुक्त रहता है? तो वो रहता है 6.0 से 7.5। यहां आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट भूगोल में यही प्रश्न बनता है, साइंस के प्रश्न अलग बात होती है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लें,
इसके बाद मैं दोबारा आगे की बात बताता हूं। आज के वीडियो में वही बच्चे रुक पाएंगे जो पढ़ना चाहते हैं, परीक्षा में सफल होना चाहते हैं। जो केवल वीडियो देखने के लिए आते हैं उनके लिए समस्या ही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ने वाले बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया जाए। अब देखो, रचना विधि, रचना विधि का मतलब होता है मिट्टी बनी कैसे। रचना विधि के आधार पर, रचना विधि के आधार पर मृदा, रचना विधि की कौन सी मृदा कैसे बनी, इसके आधार पर मृदा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक मृदा और दूसरी मृदा। एक मृदा होती है आपकी स्थानीय मृदा। कैसी मृदा होती है? स्थानीय, स्थानीय मृदा होती है। और दूसरी होती है विस्थापित मृदा। आपसे ये नहीं कभी पूछा जाएगा स्थानीय मृदा क्या होती है, विस्थापित मृदा क्या होती है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा उत्तर के मैदान की मृदा किसका उदाहरण है, स्थानीय मृदा का या विस्थापित मृदा का। प्रायद्वीपीय पठार की मृदा किसका उदाहरण है? स्थानीय मृदा का मतलब होता है जो जिस स्थान पर बनी, जिस स्थान पर बनी वहीं रहे, वहीं रहे, जहां बनी वहीं की वहीं रहे तो स्थानीय। और विस्थापित होती जैसे बनी तो ये यहां और इसको नदी बहा के ले गई, ये बनी तो यूपी में, और इसको नदी बहा के ले गई वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में ये क्या हो गई? विस्थापित मृदा। बनी तो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में और उसको लाके जमा कर दिया उत्तर प्रदेश में, तो ये विस्थापित मृदा होती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार जो है, अब तो चलो नदी बहती है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार लावा से बना है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, समतल भाग है, तो वहां जो मिट्टी बनी वो वहीं रही। ढाल ज्यादा होती है तब मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो मृदा है वो कैसी मृदा है? स्थानीय। प्रायद्वीपीय पठार में मिट्टी कौन सी चट्टानों से बनी है? कायांतरित चट्टानों से। किससे बनी है? कायांतरित चट्टानों से बनी है। और प्रायद्वीपीय पठार की जो मिट्टी है वो स्थानीय मृदा है। आप याद रखें इसको। जैसे प्रायद्वीपीय पठार की लाल व काली मिट्टी है, लाल व काली मिट्टी, ये दोनों ही कैसी मिट्टी है? स्थानीय मृदा है। अब आप बात करो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नाम से ही पता चला है, जलोढ़ मिट्टी खादर व बांगर वाली, पानी बहा के लाया है। गंगा नदी उत्तराखंड से मिट्टी बहा के लाके पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता के पास जमा कर देती है, तो वो कलकत्ता में जो मिट्टी जमी वो कैसी मिट्टी हो गई? वो मिट्टी हो गई विस्थापित मिट्टी। जल बहा कर लाया, इसलिए इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान व तटीय मैदान, व तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे मैदान है जहां डेल्टा वेल्टा बने हुए, वहां पे कैसी मिट्टी मिलती है? विस्थापित मिट्टी। तो इस प्रकार आपकी मिट्टी के दो प्रकार हो गए, स्थानीय मृदा और कौन सी मृदा? विस्थापित मृदा। कौन कौन सी मृदा? स्थानीय मृदा और विस्थापित मृदा। ये दो प्रकार की मृदा हो गई आपकी। और आपने देखा प्रायद्वीपीय पठार की मृदा स्थानीय मृदा है और उत्तर के मैदान और तटीय मैदान की मृदा विस्थापित मृदा है। अब हम इनका मृदा का वर्गीकरण करेंगे वैज्ञानिक आधार पे, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लें। जो बच्चा लिख रहा है उसके कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार इसको करते रहिए। अगला हमारा इसके बाद